नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका आपको इंतजार था। दोस्तों इस टॉपिक से हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपनी राजभाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी राजभाषा कौन थी, कब ये दोस्तों पारित हुई, कौन सी हमारी राजभाषा है, कौन से राज्य की कौन सी भाषा है। इस सब के बारे में दोस्तों 1 बाय 1 चर्चा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो एक बार वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला। चलिए दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में वीडियो का बैच है जो कि स्टार्ट हो चुका है। आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि आखिर राजभाषा होती क्या है। आखिर राजभाषा होती क्या है? तो इसकी एक परिभाषा है दोस्तों, यानी कि राजभाषा किसी भी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है। क्या होती है? किसी भी राज्य या देश की जो घोषित भाषा होती है उसे ही क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। एक लाइन में आपने दोस्तों आंसर दे दिया, डिफाइन कर दिया। और आपको संक्षेप से बताएं कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। जो राजभाषा होती है वो सभी सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है दोस्तों, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 343। दोस्तों अगली बार अनुच्छेद ये पूछ लिया था कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? हमारी राजभाषा आती है। अनुच्छेद 83(1) के अंतर्गत देवनागरिक लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों हिंदी को हमारे संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो एक प्रश्न बना आपका कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों आपने राजभाषा के बारे में जाना कि राजभाषा किसी भी राज्य या देश को घोषित भाषा होती है और जो कि सभी राजकीय कार्यों में, हमारे सरकारी कामकाजों में प्रयोग होती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हमारे राजभाषा अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की भाषा यानी राजभाषा के रूप में घोषित किया गया दोस्तों। आइए और नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों कि हमारी राजभाषा, अब हमारी राजभाषा की बात करें यानी हमारी संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि कौन सी है? हमारी देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। और संघ की शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है। और संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत दोस्तों इसे संघ की भाषा, राजभाषा हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। परंतु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। यह कौन से अधिनियम? राजभाषा अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस धारा के अंतर्गत हिंदी की जगह इंग्लिश का भी हम प्रयोग कर सकते हैं सरकारी कामकाजों में। कौन सी धारा थी? तो दोस्तों वो धारा थी धारा 3। कौन सी थी? धारा 3 थी दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चाहिएगा दोस्तों। एक एक स्लाइड, एक एक कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों इसलिए कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिए। जितना दोस्तों लिखेंगे, जितना अपने आप को रगड़ेंगे, उतना ही आपके अंदर चमक आएगी। जैसे कि एक हीरो को जितना रगड़ा जाता है उसके अंदर चमक आती है दोस्तों, ठीक है। तो ये है दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राजभाषा का महत्व। अब बात करते हैं कि राजभाषा का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। तो दोस्तों बात करते हैं, राजभाषा देश के भिन्न भिन्न भागों का एक सूत्र है। क्या है? राजभाषा दोस्तों भिन्न भिन्न, हर राज्य की अपनी अपनी एक राजभाषा होती। तो दोस्तों उन सभी राजभाषाओं को एक भिन्न भिन्न जो स्वरूप होता है वो एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। जो राजभाषा होती है वो एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। माध्यम से जनता न केवल अपने देश की नीतियों और प्रशासन को भली भांति समझ सकती है बल्कि उसमें स्वयं भी भाग ले सकती है। और प्रजातंत्र की सफलता के लिए ऐसी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। इस प्रजातंत्र के लिए ऐसी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होनी चाहिए दोस्तों, जिससे कि हम सभी को एक साथ पिरोए रखें दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई राजभाषा सरल घोषित की जानी चाहिए जिससे कि सभी लोग आसानी से समझ सकें, सभी बोल सकें और सभी क्या कर सकें दोस्तों? लिख सकें।
और आसानी पूर्वक उस भाषा का प्रयोग करके हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके दोस्तों, यानी विचारों का आदान प्रदान सरलता पूर्वक हो सके, वही राजभाषा दोस्तों हमारे लिए उपयुक्त मानी जाएगी, वही राजभाषा दोस्तों हमारे लिए क्या मानी जाएगी, लाभकारी मानी जाएगी। दोस्तों सोचिए, अगर हमें वाइदवे अगर हमें उर्दू नहीं आती, अब उर्दू में हमारा सारा रूल्स लिखे हैं, उर्दू में सारी हमारी जो भी सावधानियां बरतनी चाहिए वो सारी चीज़ें लिखी हैं, तो क्या हमें समझ में आएगा? जब हमें चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम वो क्या सावधानियां बरत पाएंगे, वो नियम क्या फॉलो कर पाएंगे? कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जब वो हमारी राजभाषा में लिखा होगा, हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में लिखा है, तो जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम यानी कि एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो दोस्तों उसको उसके नियम, लिखे हुए नियम को, लिखे हुए क्या कहते हैं, कोई भी रूल्स को हम आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये नियम लिखा है कि यहाँ पे ये कार्य करना सख्त मना है, ये कार्य करना यहाँ पे मना है, सख्त मना है, तो वो चीज़ नहीं तो वो दंडनीय माना जाएगा, तो वो चीज़ है दोस्तों, तो हम वो कार्य कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजभाषा की 3 विशेषताएं होती हैं। जो हमारी राजभाषाएं होती हैं उनकी 3 विशेषताएं होती हैं। आइए जानते हैं क्या विशेषता होती हैं। यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। यह क्या होती है? यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। किसकी? जो हम सरकारी कामकाज का प्रयोग करते हैं उनकी भाषा होती है। यह क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है। जो क्षेत्रीय भाषा यानी कि हम लोग दोस्तों लोग प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। जो क्षेत्रीय भाषा कहलाती है वही क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। कर के निर्णय दोस्तों, कर के निर्णय शिक्षा का माध्यम रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। किसके? कर के निर्णय में दोस्तों, शिक्षा के माध्यम में, रेडियो में, दूरदर्शन में और सब में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? राजभाषा में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि लोग उसे समझ सके, सरलता पूर्वक समझ सके, सरलता पूर्वक दोस्तों सुन सके और सरलता पूर्वक क्या कर सके? लिख भी सके। तो इसीलिए दोस्तों हमारी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जिसको हमारे क्षेत्र के लोग ज्यादातर बोलते हैं, उसे ही हम क्या बनाते हैं? अपनी राजभाषा बनाते हैं दोस्तों। तो यही चीज है। तो ये राजभाषा दोस्तों हमारे लिए क्यों विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, किस लिए दोस्तों ये विशेष है हमारे लिए, आप समझ चुके होंगे। क्योंकि ये हमारी जो गवर्नमेंट जितने भी वर्क होते हैं दोस्तों, सरकारी जो कामकाज होते हैं उनमें प्रयोग होती है। और जो ये दोस्तों हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, जो हम बोलते हैं, वही भाषा हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार की जाती है, वो होती है। और ये दोस्तों कर के निर्णय में, शिक्षा के माध्यम से, रेडियो और दूरदर्शन में भी राजभाषा का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं जो कि फ्री डिलीवरी हैं। आप इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं, नंबर दिया गया है, कोई दिक्कत परेशानी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट भाषा दिवस। दोस्तों भाषा के बारे में हम लोग जाना। अब भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, 11 दिसंबर को, यानी भाषा समिति ने 11 दिसंबर की तारीख को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों पूछा जा सकता है कि भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को मेरे दोस्तों कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को दोस्तों आप भी कॉपी कलम में लिए रहिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, भारतीय दिवस या भारतीय भाषा उत्सव के रूप में प्रस्तावित किया गया दोस्तों। यूजीसी ने सभी कॉलेजों को इसे मनाने का निर्देश दिया। यूजीसी ने क्या किया कि सभी कॉलेजों में, सभी महाविद्यालयों में, सभी स्कूलों में दोस्तों क्या कहा गया कि इसको मनाया जाए, कि हाँ भाषा दिवस है, आज हम अपनी भाषा का सम्मान करें, अपनी भाषा को बोलें और भाषा क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बच्चों को जागरूक करें। तो इसलिए दोस्तों यह भाषा दिवस आपका मनाया जाने लगा कि क्यों उसको प्रति लोगों को जागरूक किया जाए कि भाषा हमारे लिए, जो हमारी राजभाषा होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्यों हमें राजभाषा का अपना अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने बच्चों को अवगत कराएं, अपने बच्चों को बताएं कि लोगों को आप जागरूक करिए कि अपनी राजभाषा की महत्ता को समझें और उसको आगे करें, अग्रसर आगे बढ़ाएं। तो ये चीज़ें दोस्तों।
ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिश्नर यूजीसी ने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, यानी जितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों, सभी को 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का क्या कर दिया, निर्देश दे दिया गया कि 11 दिसंबर को आप भारतीय भाषा दिवस मनाएंगे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे मीठी बोली वाली भाषा कौन सी है? आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, हमारे मन में भी उठता है दोस्तों। मुझे भी ये पता चला कि वाकई में आपके भी मन में ये प्रश्न है कि यार वाकई में दुनिया में ऐसी कौन सी भाषा बोली जाती है जो सबसे मीठी होती है। तो कुछ लोगों ने, मैंने अपने ऐसे 3-4 दोस्तों से पूछा, भाई आप बताओ, भाई राजेश भाई, दुनिया में यार सबसे मीठी भाषा कौन सी है? उन्होंने बताया, किसी ने बताया संस्कृत, किसी ने बताया हिंदी, किसी ने बताया उर्दू। अरे भाई उर्दू में ख्वाब, कबाब, हाँ, ख्यालों में खोए रहते हैं। तो किसी ने उर्दू बताया और किसी ने मद्रासी। पर मेरे एक मित्र ने बताया कि आप रत्नेश सर, मैं बताऊं आपको, दुनिया में सबसे मीठी भाषा होती है मैथिली। क्या होती है? मैथिली मानी जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मैथिली भाषा जानी जाती है। हम कह रहे हैं वाह, सही बात है। तो दुनिया की सबसे मीठी भाषा दोस्तों कौन सी मानी जाती है? मैथिली मानी जाती है। यानी दुनिया की सबसे समृद्ध एवं मधुर भाषा कौन मानी जाती है? मैथिली मानी जाती है। इस भाषा की मधुरता एवं समृद्धता की चर्चा दुनिया के हर कोने कोने में दोस्तों मैथिली भाषा, वाकई में आप पढ़िए कभी भी मैथिली शब्दों को पढ़िए तो बहुत ही लगेगा कि वाह क्या बात है। तो ये है, हर कोने कोने में। जब दुनिया के लोग इस भाषा की समृद्धता एवं मधुरता की चर्चा करते हैं तब हम गौरवान्वित होते हैं कि अरे वाह, हमारी भाषा मैथिली यानी हमारे भारतीयों की भाषा, लोग कहते हैं कि अरे वाह वाकई में बहुत मधुर भाषा है। तो वो चीज है दोस्तों। तो ये जानना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि दुनिया की सबसे मधुर भाषा यानी कि मैथिली होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बात करते हैं दोस्तों, कि हिंदी भाषाओं के इंडो यूरोपियन परिवार की इंडो आर्यन शाखा से संबंधित है। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ भारत की आधिकारिक भाषाएं होती है। क्या होती है? हिंदी अंग्रेजी के साथ दोनों दोस्तों क्या है, भाषा भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं। हिंदी बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राजभाषा भी है दोस्तों। यानी कि हिंदी जो है ये हमारे सारे जगह जो हमारे स्टेट हैं, जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सारे राज्यों में दोस्तों सर्वाधिक बोली जाती है, सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी। तो दोस्तों हिंदी भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंद ही है हिंदुस्तान। तो दोस्तों यानी कि हिंदी का भी हमें सम्मान करना चाहिए। हिंदी को दोस्तों हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जहां तक हो सके लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई आप हिंदी का सम्मान करें। अंग्रेजी का भी सम्मान आप करिए, पर अंग्रेजी में दोस्तों यानी कि आप सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सही है, पर हिंदी का भी ज़्यादातर आप प्रयोग करिए दोस्तों। ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है भारत में कुल राजभाषा। अब भारत में कुल राजभाषा की बात करें दोस्तों तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 ईस्वी में मातृभाषाएं प्रचलन में है, जबकि संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता क्या कर दी गई, प्रदान की गई। यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 में मातृभाषा प्रचलन में आई दोस्तों, जबकि संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। वो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, 22 भाषाओं के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। वो कौन कौन सी 22 भाषा थी मैं अभी आपको बताऊंगा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो दोस्तों राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे इस समय? डॉक्टर विनय पाठक जी हैं। कौन है? डॉक्टर विनय पाठक जी दोस्तों इस समय आपके राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं। ये जानना भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बाय द वे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजभाषा आयोग के इस समय अध्यक्ष कौन है, तो हमारे विनय पाठक जी हैं, को साराश्वत सम्मान दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी यूपी टेट की दोस्तों प्राइमरी की बुक आ चुकी है आपके मार्केट में, मात्र 249 रुपये में फ्री डिलीवरी है, और ये आपका हिंदी विजुअल का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? यानी कि वर्ष 1955 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसके बारे में जानिए। तो दोस्तों वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में
1955 में कब बीजी खेर की अध्यक्षता में दोस्तों 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003-4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो दोस्तों था 92 संविधान संशोधन द्वारा, 92 संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों भारतीय अनुच्छेद 344 के अंतर्गत भारत राजभाषा आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1955 में। दोस्तों कब हुआ था? वर्ष 1955 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे दोस्तों। कौन थे? बीजी खेर थे दोस्तों। कौन थे? बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है कि 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 कर दी गई दोस्तों? तो वो 92 संविधान संशोधन द्वारा, किसके? 92 संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों उनकी संख्या बढ़कर कितनी कर दी गई थी? 22 कर दी गई थी। ठीक है, तो जो संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएं हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी है? आपकी असमिया है, गुजराती है, कन्नड़ है, कोंकणी है, मणिपुरी, नेपाली, बांग्ला, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया और दोस्तों पंजाबी, सिंधी, तेलुगु, डोंगरी, मैथिली, संस्कृत, तमिल, उर्दू, बोडो और संथाली। ये ऐसे दोस्तों आपकी 22 भाषाएं हैं जो कि आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं। ये सारी 22 भाषाएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं भी जोड़ी गई। जो दोस्तों आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ तब 1992 में जो कि हुआ दोस्तों, उसमें क्या किया गया? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नेपाली भाषा और कोंकणी को और मणिपुरी भाषा को भी जोड़ दिया गया कि भाई इन भाषाओं को भी जोड़ा जाए। ये भी हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो गया है। महाबचत ऑफर मात्र 999 रुपए में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब तक दोस्तों 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर वो कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें कि शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ऐसी 6 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं जिनको कि शास्त्रीय भाषा का क्या किया? दर्जा मिला दोस्तों। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों है हमारी तमिल। क्या है? तमिल है। इसकी घोषणा हुई थी वर्ष 2004 में। कब घोषणा हुई? वर्ष 2004 में इसे दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। यानी तमिल भाषा को यह कहा गया कि भाई इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा देना उचित है और वर्ष 2004 में इसे दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और तेलुगु को दोस्तों, तेलुगु को कब मिला? तेलुगु को आपको मिला 2008 में। कब मिला? 2008 में दोस्तों तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला कि भाई तेलुगु भी हमारे लिए शास्त्रीय भाषा के रूप में जानी जाए, इसे भी दर्जा देना आवश्यक है। तो तेलुगु को 2008 में मिला। अब मलयालम को भी दोस्तों कब मिला? 2013 में मिला। कब मिला? 2013 में मिला। उसके बाद दोस्तों आई हमारी संस्कृत। यानी संस्कृत को फिर दोस्तों आपके 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। कब मिला दोस्तों? इसे 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। और कन्नड़ को दोस्तों 2008 में। और उड़िया को कब दिया गया? 2014 में। उड़िया को कब दिया गया दोस्तों? 2014 में दोस्तों इसको प्रदान किया गया। नेक्स्ट है राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। दोस्तों राजभाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद की बात करते हैं और विषय वस्तु की। तो दोस्तों अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की भाषा राजभाषा की गई। कौन सी? हिंदी। संघ की भाषा हमारी राजभाषा की गई कौन? हिंदी दोस्तों। और 344 में दोस्तों 344 में राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति की घोषणा हुई। किसकी हुई? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति की योजना निर्धारित की गई। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसमें अनुच्छेद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों कौन सी बात कही गई है। तो अनुच्छेद के बारे में याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सी बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 345 के अंतर्गत। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की
राजभाषा अथवा राजभाषाओं को रखा गया। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत क्या रखा गया दोस्तों? राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाओं को उसके अंतर्गत रखा गया 345 के अंतर्गत। और 346 के अंतर्गत क्या किया गया? 346 के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से कि संघ के बीच संवाद के लिए दोस्तों राजभाषा को रखा गया। इसके ही भाई अनुच्छेद 346 में यह तय किया जाएगा कि किस भाषा को संवाद के रूप में माना जाए, यानी किस भाषा को संवाद के रूप में चुना जाए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में दोस्तों। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 347 के अंतर्गत हम ये चुनेंगे कि किसी भी राज्य की जनसंख्या एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह प्रावधान निकाला गया कि किसी भी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा, यानी कि एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में हम संबंधित प्रावधान निकालेंगे, क्योंकि भाई कोई एक ऐसी मूल भाषा हो जो कि पूरा समाज बोल रहा है। क्या है? वहां राज्य की सारी जनसंख्या क्या कर रही है? एक समूह द्वारा वो भाषा बोली जा रही है, तो उसका हम क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे, प्रस्तावित करेंगे, उसको प्रस्तावित करेंगे अनुच्छेद 347 के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, ये आपका दोस्तों यूजीसी नेट का कंप्लीट कोर्स पेपर फर्स्ट आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों आपका। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा। अब बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। तो अनुच्छेद 348 दोस्तों, अनुच्छेद 348 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियम एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया जाता है दोस्तों। यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों दोनों अधिनियमों में विधेयकों को प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है 348 दोस्तों। ठीक है, अब अनुच्छेद 349 के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 349 के अंतर्गत भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? कि जो भाषा से संबंधित कुछ जो नियम थे, रूल्स थे, कुछ अधिनियम थे दोस्तों, उनको क्या किया गया? विशेष प्रक्रिया के रूप में शामिल किया गया, आपका प्रावधान किया गया 349 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानते हैं विशेष विनिर्देश दोस्तों। तो अनुच्छेद दोस्तों 350 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद आपके 350 के अंतर्गत, 350 के अंतर्गत ये कहा गया, क्या प्रावधान था? इसके अंतर्गत प्रावधान था कि हम जो शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, जो हम शिकायत जो दोस्तों करते हैं उसके लिए भाषा का प्रावधान किया गया कि हम कोई ऐसी भाषा नियुक्त करें जिससे कि लोग आसानी से सरलता पूर्वक शिकायत अपनी दर्ज कर सकें। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? वो अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। अब बताएं 350 ए के अंतर्गत दोस्तों, 350 ए की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। क्या किया जाए? प्राथमिक स्तर पर दोस्तों मातृभाषा के लिए शिक्षण में दी जाने वाली सुविधाओं का प्रावधान किया गया कि ऐसी भाषा का यूज किया जाए, ऐसी भाषा का चयन किया जाए जिससे कि बालक को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के रूप में सरलता से शिक्षा प्रदान की जा सके, जिससे बालक उसे समझ सके, अनुसरण कर सके और उसका विकास हो सके दोस्तों। तो ये थी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। तो ये थी, और टीचर क्या करे? अपने शिक्षण में ऐसी ही मातृभाषा का प्रयोग करे जिससे कि बालक सरलता पूर्वक उसकी बातों को समझ सके, जो वो समझा रहा है वो चीज समझ सके। तो ये चीज है दोस्तों, ये किसके अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 350 ए के प्रावधान के अंतर्गत किया गया। अब 350 बी की बात की जाए तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी, जो 350 बी के अंतर्गत दोस्तों जो भाषाई अल्पसंख्यक थे उनके लिए विशेष पदाधिकारियों का प्रावधान किया गया था। अब अनुच्छेद 351 की बात की जाए तो अनुच्छेद 351 की बात की जाए दोस्तों तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। इसके प्रावधान के अंतर्गत क्या किया गया कि हिंदी भाषा के विकास के लिए आपको निर्देश प्रदान किए गए। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी।
ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में नितिन सर द्वारा ई बुक्स है, सारी नोट्स हैं, आप सभी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर एक बार ज़रूर करिएगा दोस्तों, और जितना हो सके बार बार रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आ सकता है आपके एग्जाम में, चाहे टेट हो या सुपर टेट हो या ईवीएस हो, सॉरी चाहे दोस्तों केवीएस हो, किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक आ सकता है, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।